नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्या एमपी में 24 सीटों के चुनावी दंगल की जमीन सोशल मीडिया होगा इस बार? कोरोना संकट में इस कयास के हकीकत बन जाने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। एमपी की सियासत में बवाल लाने वाले एक ऑडियो के बाद अब ट्विटर पर छिड़ी है वॉर। सरकार गिर जाने या गिरा दिए जाने का ऑडियो वायरल होने के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया में ट्विटर पर एक ट्वीट किया कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। यह बताने की जरूरत नहीं कि शिवराज के इस ट्वीट का संदर्भ क्या था। यूं सहजता सरलता शिवराज की यूएसपी कही जाती रही है, लेकिन अरसे बाद वीर रस में पगा हुआ उनका यह ट्वीट कह रहा है कि वो फिर एक बार टाइगर जिंदा है वाले फॉर्म में आते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या एमपी में राजनीति अब पाप पुण्य के रास्ते पर चल पड़ी है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया के जरिए ही ट्वीट करके पूछ लिया कि जो जनता के धर्म यानी जनादेश को नहीं मानते, उनका अपमान करने वाले भला धर्म प्रेमी कैसे हुए? एमपी में पिछले 24 घंटे तक खुद गिरी या गिराई गई सरकार पर अटकी सियासत क्या आगे बढ़कर अब धर्म और अधर्म की जमीन पर आकर खड़ी हो गई है? क्या उपचुनाव में इस बार पाप पुण्य की गंगा बहाई जाएगी? धर्मी अधर्मी के आधार पर होगा प्रचार। राजनीति का यह धर्म युद्ध क्या केवल सोशल मीडिया के सहारे ही लड़ा जाएगा? सवाल हर सिरे से छोड़े जा रहे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। अभी एमपी की सियासी हवाओं में सीएम शिवराज की ऑडियो की तरंगे कमजोर भी नहीं पड़ी थी। अभी बीजेपी के ही पूर्व मंत्री विधायक ऑडियो के सवाल पर संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि लीजिए, खुद शिवराज ने अपने ट्वीट के साथ जवाब दे दिया और उसी दिलेरी से कह दिया जैसा उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज ने अपने ट्वीट में कहा कि पापियों का धर्म तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है, लिहाजा पार्टी को तो पाप पुण्य की राजनीतिक परिभाषा के साथ फिर मैदान में आना ही था। अगर कोई भी पाप कर्म करता है तो ईश्वर उसको सजा देता है। राजनीति के क्षेत्र में भी मैं ये मानता हूँ कि अगर जनभावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ करता है, जनता को कोई धोखा देता है, तो ये भी एक तरह का पाप है। इधर शिवराज का ट्वीट आया और कुछ घंटों के भीतर ही ट्विटर पर धर्म युद्ध शुरू हो गया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी उन्हीं शब्दों में पलटवार किया और कहा कि जो जनता के धर्म को नहीं मानते वो धर्म प्रेमी कैसे हो गए। शिखंडियों का सहारा लेके शिवराज भीष्म पितामह का शिकार करना चाहते हैं। शिखंडी का सहारा वही लेते हैं जो कमजोर है। धर्म अधर्म की दुविधा में बीजेपी का कार्यकर्ता भी तो आ सकता है, लिहाजा पार्टी ने 24 सीटों के उपचुनाव के मद्देनजर अहम बैठक बुलाई। नीचे तक के कार्यकर्ता तक ये संदेश भी पहुंचा दिया कि चुनाव उम्मीदवार नहीं, बीजेपी लड़ रही है। बैठक में सिंधिया खेमे से भाजपा के मंत्री भी पहुंचे। तो क्या शिवराज का ये ट्वीट बीजेपी की उसी चिंता का नतीजा है? क्या पार्टी इन 22 विधायकों को पांडवों की तरह पेश करने जा रही है? ऐसे में अर्जुन कौन होंगे, सिंधिया या शिवराज? और फिर जरूरी सवाल कि एमपी की राजनीति के इस नए धार्मिक कथानक में कृष्ण की भूमिका कौन निभा रहा है? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं लाल सिंह आर्य, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। लाल सिंह आर्य साहब का स्वागत है। दूसरे मेहमान कुणाल चौधरी, ये कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान विधायक हैं, कुणाल जी का बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत लाल सिंह जी से कर लेते हैं। लाल सिंह जी, ये पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, तो मैं जानना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि कौन पापी, किसका विनाश हुआ है? कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद ये लॉकडाउन के साइड इफेक्ट है।
कुणाल चौधरी का रुख कर लेते हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारा लाल सिंह आर साहब से कनेक्शन जो है वो स्थापित हो जाए। कुणाल जी, कौन पापी जिसके विनाश की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान साहब? देखिए, पहली बात तो ये पाप का चक्कर समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से हर व्यक्ति अपने हिसाब से धर्म और अधर्म को जोड़ता है। जैसे महाभारत की बात करो या दूसरे ग्रंथों की बात करो तो कंस को तो भगवान कृष्ण भी पापी दिखते थे, उसके नजर में तो उनने भी पाप किया था, और शकुनी को पांडव पापी दिखा करते थे। और इसी प्रकार से इस देश में कंस का भी अंत हुआ, वहां पे शकुनी का भी अंत हुआ। और ये जो मामा है जिनको माफिया का जो सफाया माननीय कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश में करा, उस माफिया की कठपुतली की तरह यहां के जो मामा कंस शकुनी के जो वंशज खेल रहे हैं, उन्हें पाप और पुण्य हमें सिखाने का काम करें। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। पहले अगर राम को मानते हैं तो उनके चरित्र का चिंतन करके उसे समझना सीखे कि क्यों केवट को गले लगाया होगा, क्यों सबरी के झूठे बेर खाए होंगे, क्या महिलाओं का वो सम्मान करते थे, और किस प्रकार से इन्होंने शराब की दुकानों पर महिलाओं को बिठाने का काम किया है। क्या लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को हटाना इनके लिए ये पुण्य है? अगर इस प्रकार का पुण्य है तो मुझे नहीं लगता कि जिस रामायण को ये मानते हैं, किस भगवान राम को मानते हैं, इनके किस चरित्र को मानते हैं, और क्या मतलब चरित्र का चिंतन तो ये रावण का करते हैं जो हरण करके ले गया था। और इन्होंने लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार का हरण करा है, और कहीं ना कहीं उससे जो सोने की लंका के दम पे रावण ने करा था, वही सोने का जो लूट और फरेब का पैसा था जो माफियाओं के माध्यम से बीजेपी के लोगों का रूट होता था, और उन्हीं माफियाओं के दबाव में आके मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार क्या हत्या करी है, कत्लेआम कराए। ये पुण्य नहीं पाप कराए। इसकी सजा कंस को भी मिली थी, शकुनी को भी मिली थी, रावण को भी मिली थी, और जो अहंकार इस बार हमारे यहाँ के मामा को भी आ गया, 24 चुनाव में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात पूरी आ गई। मनीष जी, ये जो बहुत लंबे वक्त के बाद हमने अपने पैकेज में भी कहा है, जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब शिवराज जी के ये तेवर, उस पर बहुत लंबा डिबेट हुआ था, मैंने खुद भी उस पर डिबेट की थी, टाइगर जिंदा है। आज वैसा ही एक बयान आया बहुत लंबे अंतराल के बाद। अमूमन वीर रस में पगा हुआ बोलते नहीं है शिवराज जी, कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? मनीष जी, शिवराज के तेवर बदले हुए हैं, उसकी कई वजह हैं। एक तो ये कि जो ये ऑडियो लीक हुआ कल, उसने जो है एक नया विवाद शुरू कर दिया है प्रदेश में कि अब जो और शिवराज जैसे परिपक्व नेता के मुंह से ये निकल जाना कि हमने जो सरकार गिराई वो केंद्र के इशारे पे गिराई, तो उसका थोड़ा सा मुझे लगता है ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। और जिस तरह से ट्वीट और रीट्वीट और उसका काउंटर हो रहा है, ये अभी हमको देखने को मिलता रहेगा। जहां तक बात है राजनीति की, प्रवीण जी, राजनीति में धोखा, मौका, अवसर, ये सब चलता है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो ये नई चीज नहीं है कि आपकी सरकार गिर गई है अगर, तो भाई इसमें तो ये है कि ना कि आपकी पार्टी के कद्दावर नेता, आपके विधायक क्यों बिक गए, जैसा कि आरोप लगता है कि भाई उनसे सौदा कर लीजिए। अगर मान लीजिए कोई डील नहीं हुई तो भी लोग एक दल को छोड़कर दूसरे दल में गए, तो ये उस दल की भी तो कमी है जो अपने लोगों को रोक नहीं पाए। तो राजनीति में इस तरह की घटनाएं आदि मतलब लगातार चलती आ रही हैं। ये अलग बात है कि अभी कुछ रिसेंट पास्ट में घटनाएं बढ़ गई है, चाहे कर्नाटक का उदाहरण लें, मणिपुर का उदाहरण लें, गोवा का उदाहरण लें, अब राजस्थान भी डामाडोल दिख रहा है, अगला टारगेट शायद महाराष्ट्र हो, भगवान जाने। हाँ नहीं, चर्चे तो उनके भी कुछ दिक्कत आई शायद मनीष जी के ऑडियो में। एक बार हम रुक कर लेते हैं, फिर से लाल सिंह आर साहब हमारे साथ जुड़ गए। लाल सिंह जी, आप अभी पहले सवाल के वक्त कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण सुन नहीं पाए। मेरा सवाल यह है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, शिवराज जी ने ट्वीट किया। तो मैं जानना चाहता हूं, दर्शक भी जानना चाह रहा हूं कि पापी कौन और किसके विनाश की वो बात कर रहे हैं। प्रवीण जी, लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा चुना जाता है और राजा जनसेवक होता है और राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन राजा झूठ बोलकर, धोखा देकर जनता का वोट कमाने सत्ता पर काबिज हो जाए और फिर सरकारी योजनाओं को बंद करने लगे, फिर विकास को ठप कर दे, फिर भ्रष्टाचार भोपाल से नीचे तक पहुंचने लगे
और फिर लोगों को जानबूझकर सताया जाने लगे। और तो और राजा अपने घर को भी नहीं संभाल पाए। ये राजा का अधर्म नहीं है, राजा का पाप नहीं है, राजा की अकर्मण्यता नहीं है, तो क्या कहा जाएगा। और इसलिए माननीय शिवराज सिंह जी ने जो कहा है वो सही कहा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं सबसे बड़े अधर्मी और पापी आप लोग हो। खरा नहीं उतरे, अपना पाप छुपाने के लिए कांग्रेस कोई ना कोई आरोप लगाएगी ही, नहीं तो जनता के सामने जाएगी कैसे। अब मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, उनकी कांग्रेस से, आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने किसानों का पूरा कर्जा माफ क्यों नहीं किया। आप सच्चे जनसेवक थे 4000 बेरोजगारी भत्ता आपने किसानों को, बेरोजगारों को क्यों नहीं दिया। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने विकास ठप कैसे कर दिया। आप सच्चे जनसेवक थे तो गरीबों को संबल योजना बंद कैसे कर दी। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने कन्यादान विभाग की 51,000 की राशि बंद क्यों कर दी। आप अगर सच्चे जनसेवक थे तो ऊपर से लेकर नीचे आकंठ भ्रष्टाचार कैसे चल रहा था। आप सच्चे जनसेवक थे तो ओला पड़ा उन खेतों में किसानों को ढाढ़स बंधाने क्यों नहीं गए। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने किसानों को बोनस देने का काम नहीं किया। आप सच्चे जनसेवक थे तो आपने रोते हुए बिलखते हुए किसानों के कंधे पर हाथ क्यों नहीं रखा। आप सच्चे जनसेवक थे तो कोरोना फैलने की कगार पर आ गया था। एक बात रोकूंगा योजना क्यों। मैं कह रहा हूं कि यदि ये स्वीकारोक्ति करनी ही थी कि हाँ हमने पापियों का विनाश किया, तो उसी दिन बोल देना था कि पापियों का विनाश हमने किया। ये इतने दिन सोच के बोला तो उस पर कांग्रेस को आपत्ति है कि पहले तो आप खंडन करते रहे कि इस विनाश के पीछे आप लोग नहीं हो। हालांकि मैं कांग्रेस को पापी नहीं बोलता ना भाजपा को पापी बोलता हूं। शिवराज सिंह जी वो संयमित नेता है, लेकिन उन पर गलत ढंग से आरोप लगाए जाना। अरे दुनिया को मालूम है कि ज्योतिराज सिंधिया जी को इन्होंने परेशान कर उनका चेहरा आगे करके वोट प्राप्त किया, उसी आदमी को धोखा दिया। उस आदमी ने 12 विधायकों को तोड़कर कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर दिया। और आप देखिए कौन विधायक इस्तीफा देता है, लेकिन सिंधिया जी के नेतृत्व में लोगों ने, मंत्रियों ने, विधायकों ने इस्तीफा दिया। क्यों? ये कांग्रेस की अकर्मण्यता थी। इसलिए हमने कोई सरकार को गिराया ये नहीं है। सरकार को कांग्रेस के 22 विधायकों ने कहा कि हम कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, तो हमने कहा ये आपको स्वागत है। लेकिन हमने कोई खरीद फरोख्त की हो, हमने जानबूझकर लोगों को तोड़ने का प्रयास किया हो, इसका भारतीय जनता पार्टी में कभी विश्वास नहीं रहा है। ठीक है, एक बार मनीष हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़े हुए। कुणाल जी जवाब आपका। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है, फिर भी उनके नेता कह रहे हैं कि पापियों का विनाश किया है। कुणाल जी देखिए, लाल सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने जो पूरी बात शुरू में कही कि जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार जनता चुनती है, उसको जनादेश देती है, और उसको तो यही बात तो कि जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसे खरीदने का काम, उसकी सिक्योरिटी। क्योंकि अभी इस समय सदन में नहीं थे तो इनके नेता प्रतिपक्ष सदन में कह चुके थे कि जैसे ही नंबर 1 और नंबर 2 का इशारा होता 12 घंटे में हम सरकार गिरा देंगे। फिर ये सिक्योरिटी खुद शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, दूसरी तरफ इधर उधर की बात कर रहे हैं। और मजबूरी लाल सिंह जी की ये, क्योंकि अभी वो टिकट मांग रहे हैं। पर चिंता मत करो लाल सिंह जी, कितना ही झूठ आप शिवराज जी के लिए और इनके लिए बोल लो, उन बिकाऊ लालों को ही मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो लोग बिगड़ विधायक बने मंत्री। आप कह रहे कोरोना के, आप कोरोना में सुनिए, कोरोना में जिसे आप कह रहे हो कि जिसके कारण मुहाने पे आ गई उसे मंत्री बना दिया। कौन था सबसे बड़ा दोषी? अगर आप कहते हो कि फरवरी में फैला तो सबसे बड़ा दोषी कौन था? वही मिलावट राम, जिसको आपने तो स्वास्थ्य अभिमंत्री बनाने का काम करा। स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश की जनता को झूठे आरोप। पहले अब आपकी बात मैंने सुनी, वरिष्ठ नेता है आप, थोड़ा मेरी बात भी सुने। आप कहते हैं 51,000 रुपए हाथ दिए, क्या 12,000 आप देते थे वो अच्छा करते थे? 51 दिए तो कोई पाप कर दिया? हमने सीधे नगद डाले। शिवराज जी उसके अंदर चांदी के, नकली चांदी दिया करते थे। 600 रुपए पेंशन कर दी, 300 की जगह उसको कोई गलत पाप कर दिया? क्या 100 रुपए में 100 यूनिट पूरे मध्य प्रदेश की जनता को दे दी तो क्या ये पाप कर दिया? क्या किसानों का कर्जा माफ करा, ये पाप कर दिया? क्या किसानों की फसल समय पे खरीद ली, ये पाप कर दिया? क्या मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की बात करी, ये पाप कर दिया? और आपने किसान को खड़े खड़े फिर मर गया लाइन में, इसी चैनल की डिबेट
पे इसी चैनल ने दिखाया है। मध्य प्रदेश में किसान कितना प्रताड़ित है, बेटियों को अभी आपने शराब की दुकान पे बिठा दिया, ये आप मर्यादा का काम कर रहे हो। आपकी सरकार उसके पापी की तरह काम कर रही है और कहीं ना कहीं आप जैसा वरिष्ठ नेता जो टिकाऊ राम है, जो अभी भी इतने दर्द में होते हुए इनके लिए इतना बोल रहा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो माल भी मिल गया उस बिकाऊ लाल को और टिकट भी उसको मिलेगी, आपका कुछ नहीं होने वाला। इतना झूठ मत बोलो इनके लिए। हाँ तो खड़े खड़े ऑफर दे दो कि आ जाओ कांग्रेस में। एक बार मनीष दीक्षित जी का रुख कर लेते। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। मनीष जी, ये जो आप देख रहे हैं बयानबाजी और ये गर्माहट है, ये 2 दिन से हम देख भी रहे हैं लगातार, तो ये एजेंडा जो है आपको लगता है कि इलेक्शन में लोगों के मानस को इफेक्ट करेगा, नंबर 1, और नंबर 2 कि क्या ये जो कोरोना के कारण मूवमेंट नहीं हो पा रहा नेताओं का, तो इसी तरह से सोशल मीडिया भी माहौल बनाने का काम करेगा चुनाव में? देखिए, सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रवीण जी। और अब क्या हो गया है कि हर हाथ में, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो, युवक हो, सबके पास मोबाइल है। और मोबाइल में जिस तरह की चीजें लगातार आजकल फॉरवर्ड और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो चीजें जाती हैं, तो ये जिसको बोलते हैं एक मानस बनाने का काम जरूर करती है। मगर एक बात ये तय है कि जो 2.5-3 महीने से जनता संकट झेल रही है, चाहे वो क्योंकि कोरोना आ गया, सरकार बदली, उसके बाद कोरोना का स्प्रेड बहुत ज्यादा हो गया, और उस दौरान उस जनता ने क्या झेला, या जहां जहां के मजदूर देश भर से लौट के अपने अपने गांव में आए हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो बघेलखंड हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल एरिया हो, वो लोग आए हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, वो अपने लोगों को क्या बता रहे हैं कि कौन सी सरकार ने उनके लिए क्या किया। ये सोशल मीडिया अपनी जगह काम करते रहेगा, मगर जिनको पीड़ा हुई है, जिन्होंने यातनाएं झेली हैं, जिन्होंने देखा है कि उनके वोटों का सौदा हुआ है, वो जरूर इस सबको ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जहां तक लाल सिंह जी की बात है, तो लाल सिंह जी को सलाम है कि कितना भारी मन रखकर लाल सिंह जी आज पूरा बीजेपी का मोर्चा संभाले हुए हैं। एक बार जवाब ले लेते हैं लाल सिंह आर साहब। 2 पैनलिस्ट की सहानुभूति आपके साथ है और दोनों इस बात को लेके आम रहे हैं, मनीष जी भी और कुणाल जो एमएलए हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ धोखा होने वाला है। प्रवीण जी, मैं 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक मजदूर का बेटा हूं। जहां से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पार्टी का प्रदेश महामंत्री, मंत्री और विधायक बनाए कई बार। मैं विधायक के लिए जीने वाला कार्यकर्ता नहीं हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विचार से बना हुआ कार्यकर्ता हूं। आज कोई सरपंची से इस्तीफा नहीं देता है। किसी ने अगर विधायक से इस्तीफा दिया है तो हमारा धर्म बनता है कि हम उसके त्याग को प्रणाम करें, उसके साथ खड़े हों। और इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि लाल सिंह मन से भारी होकर बात कर रहे हैं, अरे लाल सिंह ऐसा कार्यकर्ता छुई मुई नहीं है। लाल सिंह भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही है कि जिस मोर्चे पर खड़ा कर दिया जाता है उसी मोर्चे पर पार्टी के लिए काम करता है। मैं तो आप लोगों से जरूर कहना चाहता हूं, अरे घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, आपको घर बचाया नहीं गया। अपनी असफलता को छुपाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाओ। मुझे लगता है ये आरोप बंद कर देना चाहिए, युद्ध के मैदान में आना चाहिए जहां एक एक हिसाब जनता कांग्रेस को देने को तैयार है। क्योंकि जनता को मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान ने 1,28,000 करोड़ गेहूं मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है, किसानों के खाते पैसा पहुंचा दिया है। क्या ऐसा ही स्वागत जनता करने वाली है आगे के दिनों में जैसा मुन्ना लाल गोयल जी का हुआ? और आप कह रहे हैं कि तुलसी सिलावट दोषी है। अरे भाई, तुलसी सिलावट दोषी है, मंत्रिमंडल सहामुख जिम्मेदार होता है, मुख्यमंत्री मुखिया होता है। आप केवल तुलसी सिलावट पर आरोप लगा रहे हो। अरे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है, तो फिर कमलनाथ जी ने उस समय जब कोरोना फैल रहा था उस समय योजना क्यों नहीं बनाई? कुणाल जी का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह जी पूरी बात सुनी मैंने, आपकी पर्याप्त आपको वक्त दिया। कुणाल चौधरी का रुख करेंगे एक बार। कुणाल जी, ये आपकी सहानुभूति बेकार जा रही है। वो कह रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाल सिंह आर बहुत सामान्य कार्यकर्ता है, जो जिन लोगों ने पद छोड़ा है उनके लिए कुर्बानी उन्होंने कह दिया। वो आपकी सहानुभूति जो है वो व्यर्थ गई। वो कह रहे हैं कि नहीं, वैसे आप ये उम्मीद मत पालना कि आप लोग डोरे डालोगे तो आ जाएंगे। कुणाल चौधरी,
नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं पाल रहा। मुझे मालूम है कि ये जितने टिकाऊ लाल है ये संतरी रह जाएंगे और दूसरे मंत्री बन जाएंगे। और जिस प्रकार से लाल सिंह जी को तो इसलिए भी सलाम करना पड़ेगा क्योंकि इनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है और इतने समय इन्होंने फरारी और अलग अलग परिस्थितियों में काटे और उसके बावजूद जिस ताकत से लगे, तो यही कह रहा हूं कि मिस्टर बिकाऊ लालों ने माल भी ले लिया, इनके खिलाफ आरोप भी लगा दिए और उनके साथ भी ये खड़े। मतलब कितना झूठ शिवराज जी के लिए बोलेंगे तो भी इनको कुछ नहीं मिल रहा। पर हमने कोई आरोप नहीं, हम तो पहले दिन से इनके षड्यंत्र को कह रहे थे। जनता पार्टी से बड़े नहीं है, तो समझ लिया ना। आपको माल भी नहीं मिलेगा, माल भी उधर मिल गया है। अरे वही तो मैं आपको सलाम कर रहा हूं, मैं कब मना कर रहा हूं? मैं यही तो कह रहा हूं, आपने जैसे टिकाऊ लालों को तुमने अलग कर दिया, वो बिकाऊ लाल ही माल बदल ले रहे। जो संस्कृति है वो कांग्रेस की है। दूसरे तो माल लेने वाले। अरे ये जो आपके जो विधायक जिसका आप कह रहे हो, जिसने जो हटा है, उसी ने तुलसी सिलावट पे आरोप लगाया था, मैंने नहीं लगाया। मुख्यमंत्री शिवराज जी कह रहे कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने गिराने का इशारा किया था। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव कह रहे थे कि हम 12 घंटे में गिरा दें। स्पष्ट है इस देश के लोकतंत्र को खंडित करना। और मध्य प्रदेश में आ गए तो मैं अभी मेरी बात सुन, मैं स्पष्ट है इस प्रदेश में माफिया के खिलाफ जो कमलनाथ जी ने काम किया, उस माफिया के माध्यम से जो बीजेपी की कमर टूटी और माफिया के माध्यम से जो कमर टूटी, और उसी माफिया ने इस मध्य प्रदेश के जनादेश को गिराने के लिए पैसा दिया, क्योंकि सारा भारतीय जनता पार्टी का पैसा माफिया के माध्यम से लूट होता था। चाहे इंदौर में भू माफिया हो, चाहे मंदसौर के अंदर, अरे गरीबों के मकान किससे तोड़े? अगर इंदौर में माफिया के मकान तोड़ना गरीबों का है, माफिया के तोड़ेंगे। बीजेपी के माफियाओं के मकान नहीं, अगली बार सरकार में सबको ठीक कर देंगे माफिया। ये शुद्ध का युद्ध चलेगा। और माफिया तो सबसे अरे कौन से सारे माफिया इंदौर में पता कर लो। चर्चा की हमको इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लाल सिंह जी इतना झूठ मत बोलो के पास, लेकिन वक्त अब इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह आर जी, कुणाल चौधरी जी, मनीष जी। लेकिन ये बात तय है कि चूंकि अब जैसा मैंने पहले भी कहा, कैंपेन के लिए डोर टू डोर जाया नहीं जा सकता कोरोना के चलते, तो ये बड़े बड़े शब्द जो हैं वो सब आपको सुनाई देंगे। धर्म युद्ध, विनाश, पापियों का विनाश, अधर्म अधर्म। तो तैयार रहिए, अब ऐसे शब्दों के साथ वाबस्ता आप होते जाएंगे। आने वाले दौर में होगा क्या, वोटर मानेगा कि नहीं मानेगा, ये तो तब तय होगा जब इलेक्शन होंगे। तब तक इन शब्दों के साथ अपना शब्दकोश बढ़ाते रहिए और अपना एक तरह से मनोरंजन भी करते रहिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।